खा ली ना तुमने तो? मैं तो खा के आया हूँ 3 भाई। चलिए तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूल का फ्रिक्शन वाले मॉड्यूल का डिस्कशन हो चुका था। अपन ने पिंजरे वाले सवालों की बात कर ली थी। हमने वर्क के मॉड्यूल का डिस्कशन किया था क्या? लाए हो मॉड्यूल? तो वर्क का मॉड्यूल निकाल लो। जो नहीं लाए हैं वो परेशान ना हो, छटपटाए ना। एक आध दो ही सवाल है तो आप ज्यादा दिक्कत, मैं बता दूंगा सवाल पूरा ही क्या है तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे मॉड्यूल दे दे। तो करने क्या आती है? मॉड्यूल भी नहीं लाती ना, कॉपियां वॉपियां। हट। फर्स्ट बेंच में ऐसे बैठे शौक से। फर्स्ट बेंच वाले का दायित्व होता है कि हर मतलब पूरी चीज मॉड्यूल ईएलपी रेस दो दो लेके आनी चाहिए ताकि सर कभी मांगे दे दे। हाँ मतलब ईएलपी हर चीज दो दो होनी चाहिए कि जब भी मांगे लो सर ये लो। फर्स्ट बेंच वालों का दायित्व यही होता है भाई। उनका उनका होमवर्क भी काम समय से पहले होमवर्क हो जाना चाहिए। यहाँ फर्स्ट बेंच वाले से हम तो लाए ही नहीं। अरे क्या है इनको, क्या कहते हैं वो? क्या है? कुछ भी। चलिए आप पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 वर्क के मॉड्यूल के लिए और क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर जो है इसमें 10 तक में कोई भी डाउट? सेकंड वाला, सेकंड वाले में 6 जूल करेक्शन ये हो चुके हैं ना? कहां तक हो गए थे? 14 तक हो गए। 14 के बाद आगे बढ़े बेटे। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 में कोई डाउट? कौन था ये पापी? क्या? क्वेश्चन 10 ये हो गए थे कल यार बेटे। इसमें करेक्शन भी था कुछ कि ये विस्थापन एक्स अक्ष के अनुदिश मानना था अपने को शायद। हाँ क्वेश्चन 10 तक हो गया था। विस्थापन जो लेना है वो दिशा नहीं बता रहा कि तो एक्स अक्ष के अनुदिश अपने को विस्थापन ले लेना है। सवाल नंबर 15 से 17 में डाउट हो तो बोलो। 17, 17 कैलकुलेट करना है बेटे आप ही को यार। मतलब ये डब्बे डब्बे जो दे रखे हैं ना इनका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। पहले तो 4 तक का कैलकुलेट करना है तो 4 तक की ज्यामिति ही कवर करना और आ जाएगा आंसर 100%, है ना? 16 में अपने को बोला है कि एक कण पर एक्स अक्ष के एक्स अक्ष से 60 डिग्री पर कार्यरत एक बल है। तो ये हमने मान लिया ये क्षैतिज अक्ष अक्ष अपनी है और यहां पर एक बल कार्यरत है एफ। और जो एफ है वो क्या है? के एक्स स्क्वायर। x2 ये हमने समाकलन करना है और कार्य ये निकालना है 0।
सही। वी स्क्वायर समानुपाती 2t/m, ऐसा लिख दो फिलहाल, लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से हमने क्या लिखा कि v समानुपाती √2/m और अंडर रूट यानी t की घात 1/2, बोलते जाओ। सही है। और मुझे क्या निकालना है, जो नियतांक है वो तो नियतांक बनेंगे ही बनेंगे। और सही है मैटर। और अब इसे किससे गुणा कर दूं मैं, m से, और यही चीज क्या बन जाएगी, बल। तो बल समानुपाती, अब सारे नियतांकों को गायब कर दो, तो ये सब तो नियत राशियां है ना, 2m वगैरह, इन सबको रफा दफा करके यहां से अपने को -1/2 के समानुपाती बल मिल जाएगा, और इसी को 1/√t कहते हैं। 35 तक और कोई? हाँ, 34। यार ये सेम ऐसा सवाल क्लास में किए थे अपन ने कल ही, 34 वगैरह हो जाने चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा सा लोचा फंस रहा हो, तो जी को 9.8 ले लेना, जैसा मुझे ऑप्शन देख के समझ आ रहा है। तो 9.8 से शायद आपका सटीक आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 35 तक और कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुझे क्लास नोट्स का क्वेश्चन बताना जो हमने लास्ट में किया था। हम शायद फोर्स, वस्तु, गति, कुल कार्य, सही बोल रही है तू। चलिए सवाल अगला, मैं फिर से बताता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत प्यारी, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर था ना, और हर सवाल एक कॉन्सेप्ट से उठता था कि कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बिल्कुल वैसे ही यहां हर एक निकाय में आपका यही कार्य होगा कि कुल किए गए कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है सॉल्व करना। आपका मेन जो ध्यान रहना चाहिए वो किस पर रहना चाहिए, कार्यों पर, कुल किए गए कार्यों पर। और वहां फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली इस प्रमेय का सफलतापूर्वक हम उपयोग कर पाएंगे सवालों में। गौर से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर अगला इस प्रकार से है कि मैं यहां एक बल और विस्थापन का ग्राफ दिखाना चाहता हूं। और इस बल विस्थापन ग्राफ में हमने मास जो दिया हुआ है वो 2 kg दिया हुआ है। बोला है x बराबर 0 पर जो प्रारंभिक वेग है वो प्रारंभिक वेग हमारे 2 मीटर पर सेकंड के साथ है। और अपने को बताना है कि x बराबर जब 25 हो जाएगा तो x बराबर 25 पर अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, ये सोचकर अपने को बताना। हाँ, हाँ, वाई एक्सिस की वैल्यू है 20। नीचे आप सोचें। नीचे नहीं,
वो आपको ढूंढना है कितना है। नहीं सोच पाओगे? अरे बोल दो, नहीं सोच पाओ तो। बताओ बताओ। हाँ, इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको यहां पर दो चीजों के दो नामों से अपन जानते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता या त्रिभुजों की समरूपता। इन दोनों गुणों से हम इस तरीके से अज्ञात मान जो ग्राफों में दिए जाते हैं उनको निकालते हैं। कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर मैं यहां पर इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं और मैंने यहां से क्या कहा कि ये कोण जितना है बिल्कुल उसका सम्मुख कोण ये इतना हो जाएगा, सेम टू सेम। यहां पर ये लंबवत है तो यहां पर ये लंबवत हो जाएगा। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बिल्कुल समान है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा कोण भी सेम होगा। और तीनों कोण जब किन्हीं त्रिभुजों में समान होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम समरूप त्रिभुज। क्या कहते हैं? उस समरूपता को सर्वांग समता कहा जा सकता है यदि किसी भी एक भुजा का मान भी समान हो। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आधार वाली भुजा कितनी है बेटे, और ये वाली भुजा, यानी यहां पर भुजाएं समान, ये त्रिभुज सर्वांग समरूप है। और समरूप है त्रिभुजाओं का अनुपात 2/1 है। भुजाओं का अनुपात 2/, ये 10 है तो ये, तो यहां इसका लंब, तो इसका लंब 10। क्या लिख दूंगा? -10। आती है बात समझ में? कोई तकलीफ किसी को? मतलब आइडिया है, ये छोटे छोटे विचार है जो सवालों में अगर कहीं पर फंस जाए तो इस तरीके से ना दिया जाए कुछ मान तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। हम ऐसी बातें और भी करेंगे समय के साथ, तो अपने को ये चीज और बेहतर समय के साथ समझ आती जाएगी धीरे धीरे। फिलहाल गतिज ऊर्जा अंतिम वाली। कुल किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा अंतिम मुझे निकालनी है, प्रारंभिक मुझे पता है, हाँ के ना? तो ये गतिज ऊर्जा में अंतिम गतिज ऊर्जा निकालने के लिए मुझे किसकी मदद चाहिए होगी? कुल किए गए कार्य की। और कुल किया गया कार्य इस ग्राफ से कौन बताएगा? क्षेत्रफल। एफ एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? कार्य। तो कुल किया गया कार्य यहां से कैसे निकलेगा? यहां पर दो प्रकार के क्षेत्रफल मुझे बनकर नजर आ रहे हैं, एक ऊपर का त्रिभुज, एक नीचे का त्रिभुज। ऊपर वाले त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ये कितना आ जाएगा? 200। नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ गिनते हैं, और ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकाल ली हमने? 10। तो ये हो गया -25। तो कुल कार्य में 200 और -25 मिलकर कितना हो जाएगा? W ऑल ये हो जाएगा 175।
इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल लिख दूंगा हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 4। इसको उधर भेज दो। अंतिम गतिज ऊर्जा 179 जूल। पिछहत्तर। तो उधर सबसे पहले वाले में आपका आंसर वो तो आ गया 179। वो तो ठीक है, हो गया। इधर दूसरे वाले में 15 पॉइंट नहीं है। कितना आ रहा है? 1575 न्यूटन। जूल नहीं, न्यूटन, है ना। कैसे होगा? गौर से समझिएगा। प्रारंभिक दे रखा है, अंतिम दे रखा है। जब ये गोली इस ब्लॉक लकड़ी के ठोस ब्लॉक के अंदर चलेगी तो इस पर बल किधर लगेगा? पीछे। और विस्थापन किधर होगा? तो यहां से W ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। अब W ऑल यहाँ कार्य कौन कर रहा है? जब गोली अंदर उसमें घुस चुकी है तो कुल मिलाकर लकड़ी का बक्सा ही है जो वहां पर इसको प्रतिरोधी बल के तौर पर एक कार्य करना चाहता है। तो यहां से बल F एवरेज हमने लिख दिया। विस्थापन यहां से यहां तक का कुल कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। और बल और विस्थापन के बीच की दिशा तो यहां से -1 हो गया। 1/2 m कितना हो गया? 10 ग्राम। 10 ग्राम को 10/1000 हमने लिख दिया। और अंतिम वेग यानी 100। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस प्रारंभिक वेग 800। तो 64 6,40,000। तो 6,40,000 माइनस का और प्लस का 10,000 तो माइनस का 6,30,000 बच जाएगा।
इधर बाहर में 0 से 0 काट के नीचे 2 गुणा 100 ऐसा लिख सकता हूं, और यहां पर ये हो जाएगा -2 इंटू एफ एवरेज। 2 0 से 2 0 उड़ा दूंगा, यहां पर इस माइनस से ये माइनस उड़ा दूंगा, ये 2 नीचे आके 4 बन जाएगा। तो एफ एवरेज बराबर 6300 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? 1575 मीटर। ये लिख लिया यहां तक का।
बोलो x का मान कितना हो जाएगा? चौंक के क्या कर रहे हो भैया, इतने चौंकने वाला तो सवाल ही नहीं है। कुल मिला सीधी सी बात ये कहिए कि उस लकड़ी के बक्से में जब वो गोली एंटर कर रही है तो आधे मीटर दूरी तय करने में उसने अपनी कितनी चाल को खो दिया? आधी चाल को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि यहां पर लकड़ी के ब्लॉक में घुसते समय उसको लकड़ी का बक्सा एक प्रतिरोधी बल लगा रहा होगा। किस दिशा में? इस दिशा में, जैसा कि अपन ने पिछले सवाल में सीखा। और इस प्रतिरोधी बल के कारण ये क्या हो रही होगी? रिटार्ड हो रही होगी, मंदित हो रही होगी, गतिज ऊर्जा में कमी यहां पर अपने को दिखाई पड़ रही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? पहले तो आधे मीटर के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलो बेटा। एफ, दूरी कितनी और दिशा बराबर, और यहां से हम क्या लिख देंगे? हाफ इंटू एम। अंतिम वेग जीरो नहीं यार, मैं अभी आधे मीटर के लिए बात कर रहा हूं, तो आधे मीटर में अंतिम वेग v/2 और प्रारंभिक वेग v²। ये हमारी समीकरण 1 होगी। अब हम यहां प्रारंभ से, इस ब्लॉक के प्रारंभ से इस कुल दूरी x के लिए बात करना चाहते हैं। तो वापस से बल कार्य करेगा कितनी दूरी तक? दिशा वापस से विपरीत, और यहां से क्या हो जाएगा? हाफ एम। और x दूरी वो दूरी है जिसमें वेग क्या हो चुका है? अंतिम। और प्रारंभिक तो कितना था? ये हमारी समीकरण 2 हो गई। आप बस इन दोनों का डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे f से -1 से, तो 0.5 बटे इधर हाफ एम से, यहां से v²/2 यानी v²/4 माइनस v² यानी माइनस का 3v²/4 और नीचे माइनस का v²। सॉल्व कर लेना, x का मान आपका 2/3 आना चाहिए। नहीं हो पाएगा। इस सवाल को करने के लिए आपने बल को माना है। अब बल मान लिया और एक अज्ञात ऑलरेडी x आपको पता करना है, तो एक माना हुआ अज्ञात हो गया और एक सवाल में जो पता करना है, 2 अज्ञात है, तो 2 समीकरण तो चाहिए ही चाहिए। बोलो, ये अगला सवाल जो है, माइनस। सवाल लिखने का उद्देश्य अलग है, पहले तो आप सॉल्व कर लो सिंपल सिंपल जो भी है। इसके उद्देश्यों की बात करेंगे, क्या हम यहाँ से सीखना चाहते हैं। लिखा उधर वाला। इस सवाल में बताओ, पहले तो साधारण सी बात, हमने ऑलरेडी ऐसा सवाल किए हुए हैं। आप गुरुत्वीय कार्य की गणना कर दें, तो यहां पर अपना ब्लॉक हम कहां से कहां ले जाना चाहते हैं? ए से डी। और कार्य की गणना के 2 बेसिक सिद्धांत हमने वहां पर सीखे थे कि जब जब आपको किसी बल का कार्य कैलकुलेट करना है, आप या तो बल के घटक कर लें या विस्थापन के घटक कर लें।
इस सवाल को सबसे पहला बेसिक तरीका जो मैं अपनाने जा रहा हूं वो ये है कि मैं यहां पर इसको यहां से यहां जाते देखूंगा, तो मैंने कहा यहां से यहां तक का विस्थापन में क्या मान लूं, डी। और इस विस्थापन के अनुदिश अगर घटक करूं तो mg वैसे किधर लगता है, नीचे, पर ये वाला घटक क्या हो जाएगा, mg साइन, भाई साइन। और दूसरा जो घटक हो जाएगा mg cos थीटा, उसका इस दिशा में कोई कार्य, क्योंकि ये वाला घटक उस विस्थापन के लंबवत बन चुका है। इसलिए हम सबसे पहले तरीके से अगर गुरुत्वीय कार्य की गणना करते हैं तो मैंने यहां पर क्या यूज किया, mg साइन थीटा को यूज किया। ये हो गया बल। और जो विस्थापन है उधर वो कितना हो गया, d, और उन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब जो d है वो d कितना है, चूंकि ये d मैंने माना है, दिया मुझे क्या हुआ है, और अब h और थीटा की मदद से मैं क्या निकालूंगा, इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, इसके लिए मैं लिखता हूं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आया ना। और मैं डी यानी ये कर्ण जानना चाहता हूं, तो कर्ण बराबर एच बटे साइन थीटा। और यहां पर मैं इस डी की जगह क्या लिख दूंगा, एम जी साइन थीटा, और डी की जगह क्या लिख दूंगा बेटे, एच बटे साइन थीटा। और ये माइनस आगे लगा दिया, तो क्या यहां से साइन थीटा कट जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, एम जी एच। अब अपन दूसरे तरीके की बात करते हैं कि दूसरे तरीके, यानी अगर मैं यहां पर इसका घटक नहीं करता, मैं यहां से यहां ले जाता हूं, ए से बी ले जाता हूं, मैं डायरेक्ट कार्य की गणना कैसे करता हूं, उस मुद्दे पर आते हैं। डायरेक्ट कार्य की गणना करनी है तो मैं यहां पर कहता हूं कि अगर मैंने बल को वियोजित ना करके mg ही मानता, और मैं अब विस्थापन का घटक करता, तो विस्थापन का कौन सा घटक मेरे काम आता, ऊर्ध्वाधर। और विस्थापन का ऊर्ध्वाधर वाला घटक किसके बराबर है, h के बराबर है। तो सीधा सीधा गुरुत्वीय कार्य में यहां पर क्या लिख लेता, mg बल नीचे, विस्थापन h ऊपर, और दोनों के बीच का कोण 180, तो यहां से ये हो जाता -mgh। तो हमने पहले भी कई सारे सवालों में बार बार ये बात कहने की कोशिश की है कि गुरुत्वीय कार्य है, तो गुरुत्वीय कार्य mg अगर नीचे लगता है तो गुरुत्वीय कार्य कब हो पाएगा, गुरुत्व का कार्य कब हो पाएगा, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर या नीचे विस्थापित होगी। ऊर्ध्वाधर ऊपर या विस्थापन नीचे होने में, उस स्थिति में आप समझिएगा कि यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ विस्थापित कर रहा हूं तो गुरुत्व का कार्य ऋणात्मक होगा, होगा कि नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर नीचे विस्थापित करता हूं तो गुरुत्व का कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और सुनिएगा, अगर मैं यहां पर इस कार्य को कुछ ऐसे सोचकर बताता हूं, देखना कि मैंने कहा कि यदि मैं इस द्रव्यमान को पहले ए से कहां ले जाऊं, सी पर, ए से सी पर ले जाऊं तो गुरुत्वीय कार्य कितना होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल, विस्थापन, क्षैतिज, तो कार्य। अब सी से ए बी पर ले जाऊं तो -mgh, ऊपर ले जा रहा हूं ना, तो बिल्कुल ऊपर ले जा रहा हूं तो -mgh, यानी कुल मिलाकर यहां से यहां सीधा ले जाऊं तो भी गुरुत्व का कार्य कितना आया, मैं यहां से यहां ले जाकर फिर यहां ले जाऊं तो भी -mgh। यानी ये चीज क्या हो गई, संरक्षी बल, यानी गुरुत्वीय बल क्या हो गया बेटा, संरक्षी बल, जिसमें हमने क्या कहा था कि किसी प्रारंभिक बिंदु से किसी अंतिम बिंदु तक आप किसी भी रास्ते जाएं, आप घूम फिर कर जाएं, आप ऐसे जाएं, आपको मिलने वाला कार्य क्या मिलेगा, सेम। और गुरुत्व के लिए स्पेसिफिक मैं फिर से बात करता हूं कि गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा ऊर्ध्वाधर विस्थापन पे, जिसमें ऊर्ध्वाधर किसी तल से आप ऊपर जाते हैं तो कार्य ऋणात्मक, और अगर नीचे जाते हैं तो कार्य धनात्मक, और इसी तल पर अगर आप घूमते फिरते रहते हैं तो गुरुत्व का कार्य 0। आया ना, बात समझ में आती है। यहाँ पर कोई भी तौर तरीके आप आजमा सकते हैं, जहां आपको समझ आए ऐसा कर लेना, आंसर सेम आएगा। जहां आपको समझ आए mg को mg रहने देना, विस्थापन कौन सा ले लेना, ऊर्ध्वाधर, तो भी आपका काम यहां पर आसानी से हो जाएगा। सवालों पर आता हूं, ये क्यों पढ़ा है, किस तरीके के सवाल जानना चाहते हैं, उनके उद्देश्य से अपन ने देखना चाहा है। इसको लिख लो फटाफट से।
पीछे तक जा रही है तेरी आवाज। ये वाला लिख लिया, इस साइड वाला हो गया ना ये इधर का तो।
हाँ जी, इस पहले वाले सवाल में आपका आंसर जो आ रहा है वो है शायद 40। हमारा काम सिंपल सा ये है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यानी यहां पर घर्षण का कोई रोल है ही नहीं। इस ब्लॉक के नीचे से ऊपर जाती इस गति में जो बल अपने को यहां पर सोचने हैं, यानी कुल मिलाकर हम प्रमेय यूज करते हैं, डब्ल्यू ऑल इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब हम डब्ल्यू ऑल की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल कौन कौन से बल हो सकते हैं, तो हमने कहा एक गुरुत्वीय होता है, एक घर्षण हो सकता है, एक नॉर्मल हो सकता है। जनरली ये सारे यहाँ पर काम अपने को वर्क देखने को मिलते हैं। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस गतिज ऊर्जा इनिशियल, कुछ ये चीज हम सोचते हैं। चूंकि यहाँ पर समझ आ रहा है कि घर्षण की गैर मौजूदगी में ये घर्षण बल का कार्य नॉर्मल सतह के लंबवत लगता है और विस्थापन सतह के अनुदिश हो सकता है, होता है तो नॉर्मल का भी। और उसके बाद यहां पर अंतिम गतिज ऊर्जा 0। तो कुल मिलाकर गुरुत्वीय कार्य को ही हम किसके बराबर करेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर। अब गुरुत्वीय कार्य कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि नत्तल के अनुदिश ये विस्थापन कितना है, निकालना है ना, डी निकालना है। ये विस्थापन निकालना है तो अपना सबसे बेस्ट काम क्या रहेगा, बल को वियोजित कर ले, नीचे ये वाला घटक mg, जो अज्ञात विस्थापन है वो डी, और दिशा विपरीत है तो बराबर, सब चीजें 0 0 0 और यहां पर अंत में माइनस। और गतिज ऊर्जा फाइनली क्या लिख दूंगा, हाफ एम, लिख देते हैं, रुक तो सही, सब्र तो रख। और यहां पर मैं यहां इस माइनस को माइनस से उड़ा दिया, एम को एम से उड़ा दिया, और यहां पर जी साइन थीटा 30 डिग्री, तो जी 10 साइन 30 1/2 इंटू डी बराबर 1/2 इंटू 400, 1/2 से 0 से, तो जो अज्ञात डी है वो कितना आ गया, सही है 45। हाँ थीटा, उधर जगह नहीं थी, वो थीटा लिख नहीं पाया। क्या बोल रहे हैं इसमें, 45 हो रहा है, या बस छापने आते हो। इसमें कौन कौन सा बल है जो कार्यरत है इस दूसरे सवाल में, घर्षण और गुरुत्वीय, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इस विस्थापन डी की बात करूं, कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, यानी अगर मैं डी ज्ञात करना चाहता हूं, तो गुरुत्वीय कार्य क्या लिखूंगा, पिछले सवाल जैसे ही, mg साइन थीटा इंटू डी इंटू -1। और घर्षण बल का कार्य कितना लिखूंगा, म्यू mg cos थीटा लिखूंगा ना, म्यू mg cos थीटा इंटू डी इंटू, इसमें भी -1। क्यों -1 इसमें भी, क्योंकि घर्षण नीचे लग रहा है एफ के, और mg साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, और विस्थापन ऊपर की तरफ है, इसलिए दोनों कार्य ऋणात्मक। बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ m की जगह m, और वेग की जगह 30 का स्क्वायर। मैं हर जगह से माइनस 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 कॉमन लेके उड़ा दूं, हर जगह से m m m कॉमन लेके ये भी उड़ा दूं, तो यहां जी साइन 37 डिग्री कितना होता है बेटा, 6 इंटू डी। फिर यहां पर आगे प्लस का म्यू, और जी कॉस 37 कितना होता है, 8 बराबर। और यहां से हाफ और एम कट चुका है, माइनस हाफ बाकी है,
माइनस और m कटा है और इंटू 900। म्यू का मान कितना है 0.5, और म्यू अगर 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अभी तो ये भी है, डी भी है यहाँ पे। हाँ, तो ये 4d और ये 6d, ये मिलकर 10d बराबर 450। तो d बराबर 45 मीटर। हाँ बेटा, कितना म्यू बराबर डी, डी इंटू टेन थीटा। डी अंग्रेजी वाला कुत्ते वाला डी नहीं यार, डी तो कट जाएगा। हाँ, 5 tan थीटा शायद, 4 tan थीटा। हो भी सकता है। भैया अपन कर तो यही रहे कि ऊपरी उस सिरे से उसको फिसलाना शुरू करते हैं, और वो फिसलता है मजे से, पर जैसे ही थोड़ा सा फिसलता है फिर वो एक खुरदरी सतह आ जाती है। वो खुरदरी सतह क्या करेगी, इसे रोकने की कोशिश करेगी, और बिल्कुल नीचे पहुंचते 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 ये अंत में रुक जाता है। और अपने को वही बताना है कि ये आखिर इस खुरदरी सतह का म्यू कितना होना चाहिए ऐसा होने के लिए। हाँ भाई, इसमें म्यू ज्ञात करना है। वापस से मुझे बस एक चीज बताओ पहले, तो किस किस बल को कार्य करते देख रहे हो आप यहाँ? फ्रिक्शन और, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक तो गुरुत्वीय बल का कार्य और एक बराबर चेंज इन अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सहमत है इस बात से? अब गुरुत्वीय बल का कार्य किस पर निर्भर करेगा? तो आप कहेंगे गुरुत्वीय बल इधर कितना लग रहा है, ये वाला घटक, तो आपने लिख दिया गुरुत्वीय बल के लिए mg sin थीटा। कितना विस्थापन है? अरे बोलो, किधर? तो विस्थापन भी नीचे और गुरुत्वीय बल भी नीचे, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। विस्थापन नीचे तो घर्षण, तो यहां क्या आ जाएगा नेगेटिव। और घर्षण बल कितना लगेगा, म्यू mg cos थीटा। और कितनी दूरी के लिए घर्षण बल लग रहा है 4d। और ये सब किसके बराबर? अब अपन क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा इंटू 5d बराबर म्यू mg cos थीटा इंटू 4d। mg से d से निकालना है हमें, तो ये यहां पर 5 के नीचे 4 और साइन के नीचे कॉस, तो म्यू बराबर 5 tan थीटा बाय 4।
चले आगे। बड़े देखिएगा, इस सवाल में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं कि किसी ऊंचाई से एक नत तल तो नहीं, थोड़ा सा कर्व्ड ये तल है, और यहाँ से किसी ऊंचाई से h ऊंचाई से अपन किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं। प्रारंभिक वेग नीचे आएगा किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। और ये नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये तल कैसा है? स्मूथ। फिर ये हरे कलर से मैंने कांटे बिछा दिए, यानी यहाँ पर क्या है? घर्षण है। और अब इस घर्षण के कारण ये यहाँ पर कहीं जाकर रुक जाएगा। ठीक है, और ये जितना चल रहा है ये वाली दूरी मैंने बता दी, और आपको बताना है हाँ बिल्कुल भाई। बोलो भैया जी। 10। कौन कौन से बल यहाँ पर? इस पूरी परिस्थिति हम कहां से कहां तक, किसको प्रारंभिक बिंदु मानूं और अंतिम, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और वहां से वहां तक उस दौरान जितने भी कार्य हुए होंगे उन सभी कार्यों को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उसके बीच में जो भी कार्य हुए हैं उनमें एक तो मुझे कौन नजर आ रहा है? गुरुत्वीय। और एक मुझे कौन नजर आ रहा है? घर्षण। और ये प्रारंभिक माइनस अंतिम। गुरुत्वीय कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। और यहां ऊंचाई नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? तो कितना हो जाएगा कार्य? धनात्मक mgh। ब्लॉक आगे गति करेगा, घर्षण बल, तो माइनस म्यू। और क्षैतिज सतह ना बेटा, क्षैतिज सतह पे नॉर्मल कितना होगा? mg इंटू 20 बराबर, कर लेना, निकाल लेना, जो भी h चाहिए 10 आ जाना चाहिए।
यहां घर्षण सिर्फ और सिर्फ कहां है? माइनस -200। घर्षण का कार्य ऋणात्मक होगा फिलहाल। होगा। कैसे निकालेंगे यहां पर कार्य घर्षण का? वापस से सेम स्कीम। क्या चीज? डब्ल्यू ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू ऑल में कौन कौन है? गुरुत्वीय और घर्षण। और अंतिम और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो गई? अब गुरुत्वीय कार्य कितना हो जाएगा? पहले तो यहां से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो धनात्मक का mgh। h कितना? 20। फिर ये ब्लॉक यहां से ऊपर जा रहा है, अरे हाँ, तो माइनस का mg इंटू 10। फिर यहां से यहां पर ये घर्षण का कार्य कर रहा है WFR बराबर। अब ये चीज कितनी हो जाएगी बेटे? प्लस का 10 mgh। तो W फ्रिक्शन बराबर प्लस का उधर आके माइनस का mg और h का मान ये 10। और m कितना है? 2, 20 और एक और 0, तो माइनस का 200 जूल। यदि इस खुरदरी सतह की दूरी जो है, लंबाई जो है, अगर वो 20 मीटर है तो म्यू भी ज्ञात कीजिए। सेकंड पार्ट, म्यू भी ज्ञात करना है। चले, म्यू का मान आप खुद से निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर सबका म्यू का आना चाहिए 0.5, 1/2 या 0.5। नहीं होगा। घर्षण बल के कार्य को क्षैतिज सतह पर क्या लिख दिया जाएगा? म्यू mg गुणा विस्थापन, माइनस चिन्ह के साथ। तो म्यू mg सारे मान पता है लगभग, गुणा विस्थापन यानी 20 रख देंगे विस्थापन का मान, बराबर -200 कर देंगे, और -200 यानी उस घर्षण बल के कार्य से हमें अज्ञात म्यू पता लग जाएगा। चलिए अगला हेडिंग आप लिखेंगे, स्प्रिंग बल का कार्य। स्प्रिंग बल का कार्य।
गौर से सुनिएगा, ये परिस्थिति होने को बहुत आसान है, कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता के भी आपके सारे सवाल यहां से करवा सकता हूं, बट चीजों को समझेंगे ना तो जब उलझन आती है ना तो इन सब बातों से शायद हम खुद से सुलझना सीख जाएंगे। गौर से सुनिएगा 5 मिनट मेरी बात को। मैं फिलहाल यहाँ पर ये मानते हुए बात कर रहा हूं कि जैसे ये एक स्प्रिंग हमने बना ली है, इस स्प्रिंग के साथ अभी कोई ब्लॉक नहीं जोड़ा गया है, इस स्प्रिंग को अभी किसी दाब वगैरह के साथ नहीं रखा गया है, यानी इस स्थिति में ये स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में है, नेचुरल लेंथ अपन इसको कहते हैं। और नेचुरल लेंथ वाली इस स्थिति को हम क्या लिख देते हैं, x बराबर 0 कह देते हैं। स्प्रिंग के गुण को अपन ने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि स्प्रिंग ऐसा गुण दिखाता है कि जैसे अगर मैं इसे पिचकाता हूं, कंप्रेस करता हूं, तो ये विपरीत दिशा में बल लगाकर वापस अपनी उसी नेचुरल लंबाई में आने की भरपूर कोशिश करती है। और वहीं अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, इसे इलोंगेट करता हूं, तो उस कंडीशन में ये वापस पिचक कर अपनी उसी पुनः नेचुरल लंबाई में आने की कोशिश करती है। तो दोनों बातें, दोनों सेम ही रिजल्ट होंगे। हम किसी एक की बात कर लेते हैं। फिलहाल ये स्प्रिंग आदर्श स्प्रिंग, कोई भार वगैरह कुछ भी नहीं है, शून्य द्रव्यमान के साथ कल्पना की गई एक ऐसी स्प्रिंग, हम जो इसको बिना किसी बल के x बराबर 0 पर देख रहे हैं। अब मान लेता हूं मैं इसको किसी भी वजह से, किसी भी ब्लॉक लगाकर, हाथ से या कोई भी चीज से मैं इसे यहां तक कंप्रेस कर देता हूं, यहां तक, और मैंने मान लिया इसे x कंप्रेस कर दिया। और जैसे ही बेटे मैंने जब इसको x कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग किधर बल लगाना शुरू करेगी, इधर। कितना, kx, ये दिशा हो गई, और उस लगाए गए बल का परिमाण क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स, जहां k स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक और x हो जाएगा उसकी नेचुरल लेंथ से उसमें लिया गया डिस्टरबेंस बोल दो या संपीड़न बोल दो, जो भी, विस्तार, संपीड़न, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग द्वारा फिलहाल जो लगाया गया बल है वो क्या है, kx, और दिशा भी मैं यहां इस तीर के द्वारा दिखा दिया, इस दिशा में इतना बल। और मैं क्या करता हूं कि यहां से यहां तक इस स्प्रिंग को हल्का सा विस्थापित करता हूं, अल्प विस्थापन करता हूं। अल्प विस्थापन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि लग रहा है स्प्रिंग बल किस पर निर्भर कर रहा है, और एक्स क्या परिवर्ती राशि है, यानी बल क्या परिवर्ती है, परिवर्ती बल है, तो सीधा बल बटे विस्थापन काम नहीं आएगा, समाकलन करके हम कार्य की गणना करेंगे, ये काम आएगा। आया ना। तो मैं यहां से क्या लिख देता हूं कि कार्य की गणना, चूंकि बल किधर लग रहा है स्प्रिंग का, मैं कार्य किसका जानना चाहता हूं, तो बल किधर लगा स्प्रिंग का, मैं विस्थापित किधर कर रहा हूं, तो यहां से ये हो जाएगा एफ एस पी इंटू डी एक्स इंटू -1। और इस अल्प विस्थापन में इसने जो कार्य किया उसे अपन ने क्या लिख दिया, dw। अब मैं दोनों तरफ और यहां से कहां से विस्थापन देना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैंने इसको x इनिशियल, यानी यहां से पहले स्प्रिंग कितनी पिच की हुई है, xi, और यहां से मैं कितने तक पिचकाना चाहता हूं, xf तक, यानी xi क्या हो गया बेटा, स्प्रिंग का प्रारंभिक संकुचन, और वहां से कितनी और संकुचित करना चाह रहे हैं, x2 तक। x1 भी कहां से मेजर किया गया है, नेचुरल लेंथ से, और x2 भी नेचुरल लेंथ से, दोनों वही नेचुरल लेंथ से मेजर की हुई इसकी विस्थापन है। और x1 विस्थापन मतलब कि जैसे पहले स्प्रिंग विस्थापित थी, स्प्रिंग पिचकी हुई थी 2 सेंटीमीटर और आप इसे पिचकाना चाहते हैं 4 सेंटीमीटर, तो x1 का मान 2 और x2 का मान 4। यहां से 4 नहीं है, यहां से 4 है नेचुरल लेंथ। तो कुल मिलाकर लगाया गया बल इसी माध्य स्थिति से संकुचन पर निर्भर करता ना बेटा। तो यहां पर जो x है वो कहां से कहां तक चला, xi से xf, और इस पूरे इस संकुचन में जो कार्य की गणना होगी वो w हो जाएगी, और dw का समाकलन w, और ये w आ जाएगा किसका कार्य, स्प्रिंग का कार्य। और यहां पर fsp का मान कितना है, kx इंटू ये माइनस बाहर ले लू, और यहां पर क्या हो जाएगा, dx, x इनिशियल से x, और आप जानते हैं यहां से माइनस के बाहर लेने पर x बचेगा अंदर, और x का समाकलन x² बाई 2। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इस बाई 2 को नीचे लाकर
यहां पर k लिखकर, और अंदर क्या बचेगा, मात्र एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू, सुनते जाना, कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि मैं किसी स्प्रिंग को किसी स्थिति से और ज्यादा यानी x1 से x2 तक उसे संकुचित करना चाहता हूं, तो उस अंतराल में, उस संकुचन में स्प्रिंग का कार्य कितना होगा, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वो ये होगा। अब हम एक जनरल कंडीशन लेना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होगी। वो जनरल कंडीशन क्या है कि मान लिया प्रारंभ में स्प्रिंग का संकुचन कितना है, 0, और आप उसे वहां पर स्प्रिंग को संकुचित करना चाहते कुल x। नहीं समझ में आया? मतलब हमने स्प्रिंग में कितना संकुचन पहले से दे रखा है, कुछ नहीं, और आप बल लगाकर कितना संकुचन देना चाहते हैं, x, यानी कुल स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, x। उस x कंप्रेस करने में स्प्रिंग का कार्य कितना होगा, ये हम यहां से जानेंगे। और कितना होगा बेटा, -12 k। यानी ये कौन सा कार्य आ गया, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x संपीड़ित या विस्तारित करने में स्प्रिंग का कार्य। सुनते जाना। अब आप कहेंगे सर विस्तारित करने में भी माइनस आएगा क्या, आएगा। ध्यान से सुनना, जब यहां से हमने इसको नेचुरल लेंथ से देखा, नेचुरल लेंथ से जब मैं इसको स्प्रिंग को इधर लेके जाना चाहता हूं, तो स्प्रिंग का बल किधर लगेगा, आगे, इसके नेचुरल लेंथ से विस्थापन के विपरीत, और ले किधर जा रहे हैं, इधर, स्प्रिंग का बल, और ले किधर जा रहे हैं, तो कार्य ऋणात्मक। हाँ के ना। अब यहां से इस नेचुरल लेंथ से आगे की ओर ले जाते हैं। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को आगे की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, यानी खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग का बल किधर लगेगा, ले किधर जा रहे हैं, तो फिर से नेगेटिव। यानी इसको एक लाइन में कहा जाता है कि इस नेचुरल लेंथ से जब स्प्रिंग को दूर ले जाते हैं, तो स्प्रिंग बल का कार्य ऋणात्मक होता है। कहीं दूर से नेचुरल लेंथ की तरफ आते हैं, तो स्प्रिंग का कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, इसको समझा भी देता हूं। मैंने कहा कहीं दूर से नेचुरल लेंथ की तरफ आते हैं, तो स्प्रिंग का कार्य धनात्मक होता है। तो जैसे मान लो मैं यहां से इधर आ रहा हूं, तो यहां हूं, यानी स्प्रिंग का बल किधर लग रहा है, अरे माध्य स्थिति की ओर ही तो लगता है हमेशा। स्प्रिंग का बल किधर लग रहा है, आगे, ला भी किधर रहा हूं, आगे, तो स्प्रिंग का कार्य धनात्मक। माध्य स्थिति से उल्टा ले जाऊंगा तो कार्य ऋणात्मक, माध्य स्थिति की ओर लाऊंगा तो कार्य धनात्मक। ठीक है मुद्दा।
जब ये ब्लॉक क्षैतिज में 20 के वेग से चल रहा है और स्प्रिंग से जाकर टकराएगा, तो स्प्रिंग इसे विपरीत दिशा में बल लगाकर रोकने का प्रयास करेगी ना, यानी इस ब्लॉक की गतिज ऊर्जा कम होगी और ये ब्लॉक चलता जाएगा किधर, आगे। कब तक? जब तक कि वेग इसका 0, और जब जिस क्षण पर वेग 0 हो जाएगा स्प्रिंग में, यही संकुचन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अरे हाँ, वेग 0 होने के बाद ये ब्लॉक उससे आगे स्प्रिंग को संपीड़ित नहीं कर सकता। मैक्सिमम वही संपीड़न होगा जहां पर जिस क्षण पर उस ब्लॉक का वेग 0 हो चुका होगा। तो अब यहां से इसका वेग 0 हो जाने तक में स्प्रिंग जो पिचक रही है वही अधिकतम संकुचन है, और उसी का मान अगर ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे कि कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है यहां पर? स्प्रिंग बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल। तो स्प्रिंग बल यहां पर क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब स्प्रिंग का बल देखो, स्प्रिंग माध्य स्थिति से संकुचित हुई है ना, और ऐसा है अगर उसको नेचुरल लेंथ से एक्स संपीड़ित कर किया गया है तो कार्य क्या हो जाएगा, -12 के एक्स स्क्वायर, और ये एक्स ही क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम, बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो एक्स मैक्स का मान यहां से सब लोगों का आ जाना चाहिए 4 मीटर। चले आगे। हेडिंग लिखेंगे अगली, संरक्षी बल। इंग्लिश में इसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जरूरत पड़े तो याद रखना, कंजर्वेटिव। और इन चीजों को हमने पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। संरक्षी बल के लिए ज्यादा नहीं, 2-3 लाइनें हमें पता है, और बेसिक इंफॉर्मेशन भी वही होती है कि संरक्षी बल वो उस प्रकार के बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अबे ओए झंडू इधर निकले, घड़ी देख रहा है। तो अपने को यहां पर पता है कि ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। मैं फिर से इनको थोड़ा सा प्रिसाइज फॉर्म में बात करने की कोशिश करता हूं कि बेटे होगा क्या, संरक्षीय नाम संरक्षी क्यों दिया, ठीक है, वो अलग मुद्दा है कि ये ऐसे बल हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते। जैसे मैंने कहा गुरुत्वीय बल, मैं यहां से लेके गया यूं, फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसे आड़ा तिरछा भी ले जाता तो भी कार्य की गणना क्या होती, सेम। मैं इसे यूं करके यूं ले जाता तो भी कार्य कितना आया, सेम, कितना, -mgh। तो किसी भी पथ से ले जाइए, कार्य इन बलों के द्वारा, इन बलों के द्वारा कार्य अगर समान आता है तो वो बल संरक्षी बल कहलाएंगे। हमने ये भी कहा कि अगर मैं घूम कर वापस वहीं आ जाता हूं तो कुल किया गया कार्य 0 होना चाहिए। अरे मान लो मैं यहां था, किसी वस्तु को यहां रखा, मैं घुमा के लाया, उसने घुमा के वापस यहीं रख दिया, तो गुरुत्वीय बल का कार्य क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो ऋणात्मक, नीचे आया तो धनात्मक, वापस कुल कार्य, गुरुत्वीय बल का कुल कार्य 0 हो गया, अगर मैं वापस से उसे घुमा फिरा कर वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पर ले आता हूं तो क्यों ऐसा हुआ, कार्य 0 कैसा हुआ, आपने तो कार्य कर दिया था ना,
पर जब आप उसे नीचे लाए तो कार्य जीरो कैसे हो गया? आप तो कर चुके थे कार्य खर्च, अपनी ऊर्जा को खर्च कर चुके थे। तो कहा जाता है कि ये ऐसे बल क्षेत्र होते हैं जिनमें जब आप कार्य करते हैं तो ये उस ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के क्षेत्र में हम जब भी कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु को उठाकर अगर मैं किसी हाइट पर रख देता हूं, तो ये जो मैंने कार्य किया है ना, मान लो 10 जूल ही कार्य किया है, ये 10 जूल का कार्य वहां क्या हो गया? संचित, स्टोर। आप कहेंगे स्टोर, स्टोर का क्या मतलब है भाई? स्टोर का मतलब ये है कि आप अगर उसे ऊंचाई से गिरा देंगे ना, तो जब वो नीचे गिरेगा ना, तो उसके पास आपकी ऊर्जा पूरी नजर आएगी। किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप। यानी कुल मिलाकर संरक्षी बल ऐसे बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य आप स्टोर कर लेते हैं। ये कार्य व्यर्थ नहीं होता। जैसे घर्षण का कार्य तो क्या हो जाता है? बेकार। कैसे? मैं एक डब्बे को यहां से सरका के वहां ले गया, मैंने सरकाया, ऋणात्मक कार्य किया घर्षण ने, मान लो 100 जूल, और वो गायब हो गया 100 जूल। मैं वापस उसको वहां से यहां लाऊंगा तो फिर से मुझे 100 जूल कार्य और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ कार्य किया, 100 जूल छोड़ दिया, वापस से वो अपने आप यहां आ गया, उसने कहा मैं खुद आ गया। ऐसा संभव क्यों? क्योंकि घर्षण बल ऐसा बल है जो संरक्षी, उसमें किया गया कार्य जो होता है वो व्यर्थ हो जाता है। और व्यर्थ होकर किसके रूप में व्यर्थ होता है? वो ऊष्मा के रूप में। हमने कल सवाल भी किए थे, कल परसों, कि जब अपन गेंद को किसी ऊंचाई पर फेंकते हैं और वायु का घर्षण बल अगर वहां है, तो वो घर्षण बल के रूप में, ऊष्मा के रूप में वो कार्य हमारा नष्ट हो जाता है। नष्ट ना बोले, परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा में किसको जोड़ते हैं? गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में किसको लेते हैं? गतिज ऊर्जा। और तो जब संरक्षी बल होंगे तो यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। क्योंकि जो हमने संरक्षी बलों का कार्य किया है वो कार्य किसके रूप में मिल गया मुझे? गतिज ऊर्जा के रूप में। हाँ के ना? पर जो घर्षण बलों में हमने कार्य किया वो गतिज ऊर्जा के रूप में पुनः प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो आपने संरक्षी बल हेडिंग लिखी है, इसमें 3 लाइनें लिखेंगे आज के लिए। सबसे पहली लाइन लिखेंगे, वे बल जो यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं। वे बल जो यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार के बल ऊर्जा को इस प्रकार के बल ऊर्जा को ऊष्मा या ध्वनि में परिवर्तित नहीं करते। इस प्रकार के बल ऊर्जा को ऊष्मा या ध्वनि में परिवर्तित नहीं करते। दूसरी लाइन लिखेंगे इसी संरक्षी बल के लिए, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, एक बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, एक बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण कौन कौन से पढ़ चुके हैं संरक्षी बल हम? गुरुत्वीय बल लिखें, गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल,
गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, स्थिर विद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युतिकी बल। होने को और भी होते हैं, इंटर एटॉमिक जो अपन कहते हैं अंतराण्विक बल वगैरह, वो सब इसी के उदाहरण है। पर फिलहाल मैकेनिक्स में हम जनरली दो ही चीजों को देखेंगे यहाँ पर, स्प्रिंग और गुरुत्व। स्प्रिंग और गुरुत्व से हमारे सारे सवाल हो जाते हैं। आप ईएलपी नंबर 4 कंप्लीट कर लेना, 4 ही है शायद से, ईएलपी नंबर 4 कंप्लीट निपटा लेना, मॉड्यूल में नहीं होगा ज्यादा कुछ। थैंक यू।